नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे नए बच्चों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही में हाई स्कूल के पेपर दिए हैं, 10th के पेपर दिए हैं या 12th के पेपर दिए हैं, मतलब इंटरमीडिएट के पेपर दिए हैं और या मैथ से किया है इंटर या बायोलॉजी से किया है इंटर। ऐसे बच्चों के बारे में हम लोग बात करें। तो दोस्तों, जैसा कि आज की तारीख में बहुत से माँ-बाप का, बहुत से घर परिवार के लोगों का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने या उनका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, या कई बच्चों का भी खुद का ये सपना होता है कि वह मेडिकल फील्ड में जाएँ या डॉक्टर बने या कुछ मेडिकल फील्ड में करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, एक बच्चे के जीवन के भविष्य के लिए सही समय पर सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सही समय पर सही राय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिला है, सही समय पर सही राय नहीं मिली है, तो बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में है या बच्चे ने भी हाई स्कूल का स्टैंडर्ड पास किया है, तो पहली चीज़ तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालना है या नहीं डालना। अगर आप बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालना चाहते हो, तो पहली चीज़ तो आपको बच्चे का जो फर्स्ट ईयर मतलब 11th की क्लास में एडमिशन कराना है, वो आपको बायोलॉजी की साइड से कराना है, मैथमेटिक्स की साइड से नहीं कराना है। किस साइड से कराना है आपको? बायोलॉजी की साइड से। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स की साइड से कराओगे, तो मेडिकल फील्ड में एंट्री करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या एंट्री कर तो सकता है बच्चा, लेकिन वो बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है कि बच्चे का जब आप 11th में एडमिशन करा रहे हो या फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा रहे हो, तो उसका एडमिशन आपको बायोलॉजी साइड से करानी है। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चे को मेडिकल फील्ड में डालना चाह रहे हो, तो आपको उसको 9th क्लास से ही मेंटली प्रिपेयर करना होगा। 9th क्लास से ही उसके माइंड में ये चीज़ डालनी होगी कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है या तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास से जो आगे की पढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स या बेसिक बायोलॉजी स्टार्ट होती है। और उस समय से जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसका मेडिकल फील्ड में एंटर करने के बाद स्टार्टिंग में प्राइमरी में बहुत बड़ा रोल होता है। और जब 9th क्लास से ही बच्चे का साइकोलॉजी ये हो जाएगी कि उसको मेडिकल फील्ड में जाना है या उसको डॉक्टर बनना है, तो उसका बेस मजबूत होता रहेगा मेडिकल फील्ड की बारे में ही, या मेडिकल फील्ड के बारे में ही सोचकर। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि 9th क्लास से ही बच्चे का माइंड मेकअप कर देना है कि बेटा यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। साथ ही साथ अगर बच्चे का हाई स्कूल हो गया है और आप अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा रहे हो, तो आपको बायोलॉजी से कराना है। और बायोलॉजी से आप जब फर्स्ट ईयर से एडमिशन करा रहे हो, तो फर्स्ट ईयर और 12th की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट में बच्चे को परिपक्व होना चाहिए, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर और इंटर का पूरा सिलेबस बच्चे को पूरी तरह से रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल समझदारी से उसके माइंड में पूरा सिलेबस होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, अगर बच्चे फर्स्ट ईयर में है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही उसको नीट का एग्ज़ाम दिलवाना है। किसका एग्ज़ाम दिलवाना है? नीट का एग्ज़ाम, जो कि मेडिकल फील्ड में एंट्री करने के लिए होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोलते हैं इसको। तो नीट का एग्ज़ाम अगर आप बच्चे को फर्स्ट ईयर की क्लास में या 11th की क्लास में डलवा रहे हो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चा एग्ज़ाम कैसा दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है, या बच्चा आगे 12th में एग्ज़ाम देगा तो कैसा देगा या उसका भविष्य कैसा बनेगा। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा एक बार एग्ज़ाम दे लेता है, तो उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा आएगा, आगे चलकर पेपर कैसा होगा। अगर बच्चा पेपर डायरेक्ट 12th में ही देगा नीट का, तो वो उसका पहला अटेम्प्ट होगा और वो हिम्मत तोड़ देगा अपनी, वो मेंटली टूट जाएगा, उसे लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में 11th की क्लास में एक बार 12th का नीट का पेपर देता है, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा, कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि 12th में जब दोबारा मैं पेपर दूंगा तो मुझे कैसे क्या प्रिपेयर करके जाना है, कैसे अपनी तैयारी करके जानी है। तो आपने उसको पहली चीज तो फर्स्ट ईयर में एक बार पेपर दिलाया,
जिससे उसको एक आइडिया लग जाएगा कि अब मुझे 12th में कैसे क्या एग्जाम देना है, कैसे क्या एग्जाम नहीं देना। अब जब बच्चा आपका 12th में दोबारा नीट का एग्जाम देगा, तो फर्स्ट ईयर और 12th की आपको उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत अच्छे से तैयार करा देनी है। बेसिक से लेकर पूरी ए टू जेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको उसको रेडी करानी है। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही होते हैं। इसके अलावा कोई अनदर रीजनिंग या जीके या कोई अनदर क्वेश्चन नहीं होते हैं। सारे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से बेसिक क्वेश्चन होंगे, मेजर से मेजर क्वेश्चन होंगे, माइनर से माइनर क्वेश्चन होंगे। एनीथिंग, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिजिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबसे क्वेश्चंस को निचोड़ निचोड़ कर निकाला जाता है और वो क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो अब जब बच्चा आपका 12th में नीट का एग्जाम देगा, तो पहली बात तो प्रिपेयर होकर जा रहा है, दूसरी बात एक्सपीरियंस के साथ जा रहा है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में एक बार दे चुका है। तो जब वो 12th में दोबारा नीट का एग्जाम दे रहा है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि बच्चे के नंबर ठीक आ सकते हैं। अब दोस्तों, बच्चे ने नीट का एग्जाम दे दिया, पहली चीज तो ये है कि जो नीट के एग्जाम के नंबर्स होते हैं वो आपकी कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं कि आप ओबीसी में आते हैं, या आप जनरल में आते हैं, या आप SC ST में आते हैं, या आप डिसेबिलिटी में आते हैं, मतलब आप अपंग हैं या विकलांग हैं, या माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी नंबर की एलिजिबिलिटी होगी। हर कैटेगरी के लिए कोटा मेरिट अलग अलग होती है। अगर जनरल कैटेगरी का है बच्चा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए होंगे MBBS में एडमिशन लेने के लिए। अगर बच्चा OBC कैटेगरी में आता है या माइनॉरिटी में आता है, तो जनरल से कुछ कम नंबर में भी उसका एडमिशन हो सकता है। अगर बच्चा SC ST में आता है, तो बहुत ही कम नंबर में भी उसका एडमिशन आसानी से हो सकता है MBBS में। अगर बच्चा विकलांग है, तो भी कुछ कम नंबर में भी उसका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब डिपेंड करता है नंबर पर। अगर बच्चे के नंबर ज्यादा से ज्यादा आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आते हैं, तो आप बच्चे का एडमिशन MBBS में करा सकते हो। अगर नंबर उसके 600 प्लस हैं या 650 प्लस हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आपकी मिनिमम से मिनिमम फीस लगेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी हॉस्टल फीस बहुत कम से कम होगी, या रेगुलर की फीस, मतलब जो ईयरली फीस होगी MBBS की, वो इतनी होगी कि बिल्कुल नील के बराबर। डिपेंड करता है नंबर पर। जितने ज्यादा, जितने अच्छे नंबर होंगे उतने कम पैसे लगते हैं फिर MBBS करने। अगर आपका बच्चा बस क्वालिफाई हुआ है, तो पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको MBBS का नहीं मिले। आप प्राइवेट कॉलेज MBBS का कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 70-80 लाख रुपए या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है नंबर्स पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको नंबर्स पर ज्यादा फोकस करना है, कि जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर बच्चे लाएगा, उतने अच्छा से अच्छा कॉलेज उसे मिलेगा और उतनी कम से कम फीस लगेगी। दूसरी बात दोस्तों, कि आप अगर ज्यादा नंबर लिए हैं तो आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है, मे बी। अगर आपके कुछ कम नंबर आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप MBBS ही करो। कुछ कम नंबर है तो MBBS के अलावा कुछ अनदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अगर MBBS के लायक आपके नंबर नहीं है, कुछ कम नंबर है, तो आपको कुछ और भी कोर्सेस मिल सकते हैं। MBBS में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, इतने ज़्यादा नंबर नहीं ला पाए हो, तो आप अनदर सब्जेक्ट में या अनदर स्ट्रीम में ले सकते हो एडमिशन। जैसे कि अगर आपने MBBS में नहीं ले पाए एडमिशन और कुछ कम नंबर है, तो आप BHMS में ले सकते हैं एडमिशन। इसमें ले सकते हैं BHMS, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। क्या होता है दोस्तों? बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। MBBS जो होता है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। वो होता है एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर, मतलब अंग्रेजी दवाओं की पद्धति पर। और BHMS जो होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये होता है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर। आप यदि होम्योपैथी के स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हो और नंबर आपके कुछ कम ही है, तो आप BHMS की जगह BAMS में भी एडमिशन ले सकते हो। BAMS क्या होता है दोस्तों?
बीएमएस होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप मतलब इलाज के बारे में आप एमबीबीएस में भी पढ़ोगे, बीएचएमएस में भी पढ़ोगे, बीएएमएस में भी पढ़ोगे। बस जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो तीनों में अलग अलग हो जाएगा। एमबीबीएस अगर आप करते हो तो आप एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ोगे, अंग्रेजी दवाओं के बारे में पढ़ोगे। बीएचएमएस अगर आप करते हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे। साथ ही साथ अगर आप बीएएमएस करते हो तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे। अब आप इन तीनों कोर्स में भी अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप बीडीएस में भी एडमिशन ले सकते हो। किस में ले सकते हो दोस्तों? बीडीएस, जिसको बैचलर इन डेंटल सर्जन बोलते हैं, दांतों के डॉक्टर बोलते हैं, दंत चिकित्सक बोलते हैं। तो हमने कौन कौन से कोर्स की बात कर ली? पहला कोर्स आपका एमबीबीएस हो गया, जिसके लिए आपको हाईएस्ट नंबर चाहिए होंगे। अगर आपके नंबर उसमें से कुछ कम है तो बीएचएमएस में आप ले सकते हो एडमिशन, या बीएएमएस में आप ले सकते हो एडमिशन। अगर आप इनमें नहीं लेना चाहते हो एडमिशन तो आप बीडीएस में भी ले सकते हो एडमिशन। आपको ये मैंने 3-4 कोर्स बताए, इन 3-4 कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हो। इन सब की मुख्य बात क्या होती है? इन सब की मुख्य बात ये होती है कि जो इन चारों सब्जेक्ट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी वो सेम होगी। मतलब मानव शरीर के बारे में आपको जितनी भी चिकित्सा पढ़ाई जाएगी वो सबकी सेम होगी। बस इन चारों कोर्स में इलाज करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। बीडीएस में आप बस मुंह के इलाज के बारे में बात करोगे, बीएचएमएस में आप होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करना सीखोगे, बीएमएस में आप आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करना सीखोगे, एमबीबीएस में आप एलोपैथी पद्धति मतलब अंग्रेजी दवा से इलाज करना सीखोगे। साथ ही साथ सर्जरी के बारे में सीखोगे। आप एमबीबीएस करने के बाद जनरल सर्जन भी बन जाते हैं। और दोस्तों इन चारों में मुख्य बात यह है कि इन चारों में से आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, नाम के आगे आपके डॉक्टर लग जाता है। चारों में से आप कोई भी कोर्स करोगे, चारों अपनी जगह पर इक्विवेलेंट हैं, चारों अपनी जगह पर बराबर हैं पढ़ाई के हिसाब से, चारों अपनी जगह पर बराबर हैं। बस मैटर ये करता है कि चारों का काम करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। एमबीबीएस वाला एलोपैथी से इलाज करेगा, अंग्रेजी दवा से इलाज करेगा, बीएचएमएस वाला होम्योपैथिक से इलाज करेगा, बीएमएस वाला आयुर्वेदिक से इलाज करेगा, बीडीएस वाला बस दांतों को और मुंह के अंदर की जितनी समस्याएं होती हैं, मुंह में छाले पड़ना, गम स्किन में स्वेलिंग आ जाना, जीभ में छाले पड़ना, या थोड़ा बहुत अगर कैंसर के भी चांसेस बन रहे हैं तो बीडीएस वाले डॉक्टर थोड़ा बहुत कैंसर का भी इलाज कर लेते हैं और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है कि आप बीडीएस के अंदर में दांतों के बारे में ये पढ़ रहे हो, उसी दांत में या उसी मुंह के अंदर कैंसर भी होता है तो उसके बारे में भी उनको पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो मैंने बात कर ली नीट एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन के लिए, आपने ये एडमिशन ले लिए। अब दोस्तों अगर आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाते, सबसे बड़ी बात, नीट का एग्जाम बस वो दे सकता है जिसने बायोलॉजी से 12th किया है। अगर आपने मैथ से किया है तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। अब आपने बायोलॉजी से किया है और आपके नंबर आए हैं, इतने कम नंबर आ गए हैं कि आपको बीएएमएस या बीएचएमएस या बीडीएस तक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज। तो अब आपको क्या करना है? तो दोस्तों अगर इतने सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इस्लामिक हैं, अगर आपने उर्दू में डिग्रियां हासिल कर रखी हैं या आपको उर्दू आती है तो आप नीट का एग्जाम देने के बाद बीयूएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं? बीयूएमएस, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको उर्दू सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये इसकी पढ़ाई आधी से ज्यादा उर्दू में है। और बीयूएमएस जो डॉक्टर करते हैं उन डॉक्टर्स को हकीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकीम कहा जाता है। तो दोस्तों हमने 5 कोर्सों के बारे में बात कर ली। पहला एमबीबीएस, दूसरा बीएचएमएस, तीसरा बीएएमएस, चौथा बीडीएस, पांचवा बीयूएमएस। इन पांचों कोर्स में एडमिशन के लिए आपका नीट में एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना नीट का एग्जाम क्वालिफाई करे इन पांचों स्ट्रीम में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से नहीं हो, अगर आपने बायोलॉजी से 12th नहीं पास किया है
तो एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, इन पांचों सब्जेक्ट में आपको किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर और 12th की क्लास में आपका बायोलॉजी से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो दोस्तों हमने बात कर ली नीट एग्जाम के बारे में कि नीट एग्जाम से हम किन किन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं या उन कोर्सों के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने नीट एग्जाम की बात कर ली। अब नीट एग्जाम को अगर हम साइड में रखते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम इन पांचों कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाए और अब हम एक अलग सिस्टम में जाना चाहें, मतलब नाम के आगे डॉक्टर भी लगाना चाहें, इन पांचों कोर्सों से हटकर कुछ कोर्स होना चाहिए। तो अब हम एक अनदर स्ट्रीम की बात करेंगे, वो स्ट्रीम होगी फिजियोथेरेपी की। दोस्तों आज की तारीख में दवाओं से ज्यादा लोग फिजियोथेरेपी को प्रेफर कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी को हिंदी में दोस्तों भौतिक चिकित्सा भी बोलते हैं, जिसमें दवाओं का कम से कम उपयोग होता है, जिसमें कुछ मशीनों की सहायता से, कुछ भौतिक चिकित्सा की सहायता से हम लोग इलाज करते हैं। फिजियोथेरेपी एक अलग स्ट्रीम हो गया है। फिजियोथेरेपी को आप पैरामेडिक नहीं बोल सकते हो, फिजियोथेरेपी भी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद भी आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। अगर आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाए हो और आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप फिजियोथेरेपी की स्ट्रीम में भी डॉक्टर बन सकते हो। इसमें इलाज करने के तरीके में बस दवाओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके इलाज में दवाओं का यूज नहीं किया जाता है। इसमें फिजिकल तरीके से यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट फिजिकल तरीके से मरीज को ठीक किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी दो शब्दों से बना है, पहला है फिजियो और दूसरा है थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना एक तरह से, और फिजियो का मतलब हो गया फिजिकल, भौतिक चिकित्सा से इलाज करना, मतलब हो गया फिजियोथेरेपी। अब दोस्तों फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में बात करें कि ये कोर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन कोर्सों में क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला फिजियोथेरेपी का जो सबसे छोटा कोर्स होता है उसको बोलते हैं दोस्तों सीपीटी। क्या बोलते हैं? सीपीटी, सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। ये बहुत ही छोटा सा कोर्स है जो कि छोटी मोटी संस्था कराती है, और सीपीटी करने के बाद आपकी इतनी खास वैल्यू नहीं होती है। तो हम सीपीटी से थोड़ा ऊपर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीपीटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है ये कोर्स मात्र 2 साल का होता है और ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट कराती है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जैसे एमबीबीएस हो गया या बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया या बीडीएस हो गया, ये सारे कोर्स एमसीआई मैनेज कराती है। इन सारे डॉक्टर्स की भागदौड़ एमसीआई के हाथ में होती है, जिसका नाम होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही जो ये फिजियोथेरेपी हो गई आपकी, तो ये किसके अंडर में आती है? यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंडर में। तो दोस्तों यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। वो क्वालिफाई करने के बाद हम डीपीटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दिए भी डीपीटी में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देने से आपको ये फायदा हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको कम से कम फीस देनी होगी। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते हैं तो आप डीपीटी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डीपीटी कोर्स दोस्तों आपका 2 साल का होता है और ये डिप्लोमा कोर्स होता है जिसका नाम होता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। इस 2 साल के कोर्स में हमें फिजियोथेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट बताई जाती है, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है वो बताई जाती है, और फिजिकल ट्रीटमेंट हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं सबके बारे में माइनर डिटेल दी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये 2 साल का बस एक डिप्लोमा है और 2 साल के कोर्स में आपको कितना पढ़ाया जा सकता है, तो छोटी छोटी डिटेल दी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं डीपीटी। अगर कोर्स आपने कर लिया 2 साल का तो इसके बाद स्कोप क्या होगा? दोस्तों डीपीटी करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यह बस डिप्लोमा कोर्स है, अभी ये कोई डिग्री नहीं है। अब अगर डीपीटी का 2 साल का कोर्स करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगने लगेगा तो लोग 4-5 साल की डिग्री क्यों करें? तो दोस्तों डीपीटी का कोर्स करने के बाद आप अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकते हो, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगाना इलीगल होगा, क्योंकि डीपीटी करने वाला जो होगा वो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट का असिस्टेंट बन सकता है,
वो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प कर सकता है पेशेंट को ट्रीट करने में, लेकिन वो खुद को डॉक्टर नहीं बोल सकता है। अब पहला कोर्स मैंने आपको फिजियोथेरेपी में बताया सीपीटी, जिसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। सेकेंड कोर्स मैंने आपको बताया डीपीटी, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। तो मैंने क्या बताया, सीपीटी बहुत छोटा कोर्स है जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, जो छोटी मोटी संस्था कराती है, 3 से 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। दूसरा कोर्स मैंने आपको बताया डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट कराती है, और ये कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर नहीं हो सकते हो, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के असिस्टेंट हो सकते हो। अब दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आपको कैसे बनना है? अगर आप फिजियोथेरेपी में खुद को डॉक्टर की उपाधि देना चाहते हैं तो आपको कोर्स करना होगा बीपीटी। कौन सा करना है? बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये कोर्स दोस्तों टोटल 5.5 साल का होगा। कितने साल का होगा दोस्तों? 5.5 साल का। इसमें 4.5 साल की आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। जब आप पूरी इंटर्नशिप, पूरी पढ़ाई कर लेते हो, तब आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तब आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है। तो दोस्तों जो इसका टाइम ड्यूरेशन है, सेम ड्यूरेशन आपका एमबीबीएस का भी होता है, बीएमएस का भी होता है, बीयूएमएस का होता है, बीएचएमएस का होता है, बीडीएस का होता है। तो आप बीपीटी और एमबीबीएस दोनों को इक्वल समझ सकते हैं, बस दोनों की स्ट्रीम अलग अलग हो जाएंगी कि वो दवाओं से इलाज कर रहे हैं और ये फिजिकल थेरेपी से इलाज कर रहे हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें या मानव शरीर के बारे में बात करें, तो जितना जो एमबीबीएस पढ़ता है उतना ही बीपीटी को भी पढ़ना पड़ता है। जितना एमबीबीएस पढ़ेगा उतना ही बीपीटी पढ़ेगा, बस दोनों का इलाज करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। वो इलाज अंग्रेजी दवाओं से करेगा और ये इलाज आपका फिजिकल थेरेपी से करेगा, भौतिक चिकित्सा से करेगा। तो इस 5.5 साल की जो कोर्स है बीपीटी का आपका, इसमें आपकी 4.5 साल की पढ़ाई होगी, फिर 1 साल की इंटर्नशिप होगी। तो 4.5 साल की जो पढ़ाई होगी, उस 4.5 साल की पढ़ाई में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी वही पढ़ाई जाएगी जो बाकी एमबीबीएस या बाकी डॉक्टर्स पढ़ाई जाती है, बस इलाज करने का इसमें तरीका अलग हो जाएगा। जब आप बीपीटी कोर्स कर लेते हो तब आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। आप नाम के आगे डॉक्टर तो लगा लोगे, लेकिन आपको नाम के लास्ट में पीटी लिखना होगा कैपिटल में, जो ये दर्शाएगा, जो ये बताएगा कि आप डॉक्टर तो हो लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हो, आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हो। बस इसकी पहचान के लिए आपके नाम के लास्ट में पीटी लगा होगा। क्या लगा होगा? फिजियोथेरेपिस्ट। अब आपने बीपीटी कर लिया। अब बीपीटी करने के बाद भी आप क्या कुछ कर सकते हो? तो बीपीटी करने के बाद दोस्तों इसी में एमपीटी होता है, जो कि स्पेशलाइजेशन में होता है। एमपीटी स्पेशलाइजेशन में जैसे ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, ऐसे ही अलग अलग स्ट्रीम होती है, जिसका आप मास्टर्स कर सकते हो, जो कि 2 साल का होता है। वो मास्टर्स करने के बाद आप किसी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, डीपीटी बीपीटी वालों को पढ़ा सकते हो। एमपीटी का कोर्स होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे लीगली। और एमपीटी होने के बाद भी अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो दोस्तों आप पीएचडी भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर डिवीजन में, जैसे कि ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजी, किसी में भी अगर आप पीएचडी करना चाहो तो वो कर सकते हो। या डीपीटी होता है एक कोर्स, एक डीपीटी होता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, जो 2 साल का है। एक और डीपीटी होता है जो एमपीटी के बाद होता है। इस डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 3 साल का होता है दोस्तों। और 3 साल से 5 साल तक भी इसकी ड्यूरेशन जाती है, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी की ही तरह होता है, इसमें थीसिस बनती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी फिजियोथेरेपी के बारे में, कि आपने कौन कौन से कोर्स के बारे में बात करी फिजियोथेरेपी में। पहला सीपीटी, सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी। दूसरा डीपीटी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। तीसरा बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। चौथा एमपीटी, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। पांचवा फिर से डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। और या तो फिर पीएचडी। ये सारे कोर्स आप फिजियोथेरेपी की लाइन में कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, आप नीट एग्जाम देकर डॉक्टर बन सकते हो, पर अगर आप नीट एग्जाम आप नहीं दे पाए या नीट एग्जाम में आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाए, तो आपको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको निराश नहीं होना है। आपके पास और भी तरीके हैं डॉक्टर बनने के, और भी तरीके हैं खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाने के, और भी तरीके हैं मेडिकल स्ट्रीम में रहने के, रुकने के और चलने के। तो दोस्तों अब ये हमने बात कर ली फिजियोथेरेपी के बारे में।
अब दोस्तों जैसे हमने फिजियोथेरेपी में आपको बताया कि आप बैचलर के बाद मास्टर्स कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो, ऐसे ही जो पहले मैंने आपको 4-5 कोर्स बताए, एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इन सब में भी ये सब बैचलर डिग्रियां हो गई। इनको करने के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, जिनको एमडी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अलग अलग स्ट्रीम में हो जाते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, कोई चेस्ट मेडिसिन में हो गया, कोई ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन में हो गया, अलग अलग मेडिसिन पे मास्टर्स होता है। फिर मास्टर्स में एमएस भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी जिसे बोलते हैं, एमडी होता है, डीएम होता है, एमसीएस न्यूरो होता है। तो वो तो आप बैचलर करने के बाद फिर आगे और भी स्ट्रीम जा सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 कोर्स वो बात कर लिए जो आप नीट के बाद कर सकते हो, 5 कोर्स के बारे में बात कर ली जो आप फिजियोथेरेपी में कर सकते हो। हमने 2 स्ट्रीम की बात कर ली। अब दोस्तों हम तीसरी स्ट्रीम को लेकर आते हैं, डेंटल को हम फिर से उठाएंगे। डेंटल मतलब दंत चिकित्सा के बारे में फिर से बात करेंगे। दंत चिकित्सा में दोस्तों बीडीएस के अलावा भी कुछ कोर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी में डीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट का असिस्टेंट होता है, वैसे ही दोस्तों डेंटल की अगर हम बात करें, दंत चिकित्सा की बात करें, तो इसमें भी डेंटल जो डॉक्टर होते हैं उनके कुछ असिस्टेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंटल हाइजीनिस्ट। ये डेंटल हाइजीनिस्ट क्या करते हैं दोस्तों? ये डेंटल हाइजीनिस्ट बीडीएस को वर्क करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ बीडीएस जिन पेशेंट को ट्रीट करता है उनमें ये बीडीएस को असिस्ट करते हैं, मतलब उनके एज असिस्टेंट उनके साथ वर्क करते हैं, जिनको हम लोग डीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल हाइजीनिस्ट। तो इसका सबसे छोटा कोर्स होता है डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीडीएच। कौन सा होता है दोस्तों? डीडीएच, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। इसका दोस्तों बैचलर में भी कोर्स होता है जिसको बोलते हैं बैचलर इन डेंटल हाइजीनिस्ट। ये दोनों ही बीडीएस के असिस्टेंट होते हैं, या इन दोनों का यूज बीडीएस के डेंटल के इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी किया जा सकता है। ये लोग बीडीएस के वर्क प्रोफेशन के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं उन सब की केयर, उन सब का ऑपरेशन, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो डेंटल की कैटेगरी में डेंटल हाइजीनिस्ट हो गए, फिर इसके बाद बैचलर इन डेंटल हाइजीनिस्ट हो गया। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जन, जो कि एक तरह से मुंह के सर्जन भी होते हैं और दांतों के डॉक्टर भी होते हैं। अब दोस्तों बीडीएस के बाद और क्या कोर्स हो सकता है? बीडीएस के बाद आप एमडीएस भी कर सकते हो, मास्टर्स इन डेंटल सर्जन। मास्टर इन डेंटल सर्जन करने के बाद आप बीडीएस के कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, और बीडीएस, डीएच या डीडीएच बीडीएस वालों को पढ़ा भी सकते हो। आपने बीडीएस एमडीएस कर लिया, इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो डेंटल की सर्जरी में। साथ ही साथ आपने पीएचडी कर ली, और इसके अलावा आप बीडीएस के साथ साथ एक कोर्स होता है एमपीएच, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, जो कि आप कम्युनिटी मेडिसिन में कर सकते हो। ये कोर्स करने के बाद आप कुछ दवाएं वगैरह भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो बीडीएस करने के बाद। अब दोस्तों बात हो गई हमारी फिजियोथेरेपी के बारे में, डेंटल के बारे में और नीट एग्जाम के, इन तीनों के बारे में बात हो गई दोस्तों। तो अभी तक हमने जितने भी कोर्स बताए, इन सारे कोर्सों को करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो या डॉक्टर की उपाधि तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों इन सब कोर्सों के बाद क्या और भी कोई ऐसा कोर्स है जिसके बाद हम नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं? तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको नीट के बाद कुछ सिस्टम ऑफ मेडिसिन बताएं, जैसे कि आपका एलोपैथिक मेडिसिन का सिस्टम हो गया, होम्योपैथिक मेडिसिन का सिस्टम हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सिस्टम हो गया, यूनानी मेडिसिन का सिस्टम हो गया, डेंटल की मेडिसिन का सिस्टम हो गया, या फिजियोथेरेपी का सिस्टम हो गया। वैसे ही दोस्तों एक और सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसको हम लोग नेचुरोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरोपैथी बोलते हैं। नेचुरोपैथी दोस्तों अभी तक अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में इसकी काउंसिल नहीं बनी है, नेचुरोपैथी को इतना ज्यादा लीगलिटी नहीं दी गई है, और नेचुरोपैथी में एडमिशन के लिए आपको नीट की जरूरत नहीं है। अगर आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाए हो और आपका डॉक्टर बनने का सपना है, नाम के आगे आप जनरल फिजिशियन लगाना चाहते हो, तो आप नेचुरोपैथी की स्ट्रीम में भी आकर खुद को डॉक्टर बोल सकते हो, खुद के नाम के आगे जनरल फिजिशियन लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों बीएनवाईएस में, इसमें नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें, तो नेचुरोपैथी का अभी तक बोर्ड अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। नेचुरोपैथी का कोर्स करने के बाद बहुत ज्यादा प्रायोरिटी अभी नहीं दी जाती है। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग हो गई है, और उम्मीद है कि 2026 या 2027 से नेचुरोपैथी को अपने यहाँ मान्यता बहुत अच्छे से मिल जानी चाहिए। बाकी दोस्तों नेचुरोपैथी राजस्थान में बहुत अच्छे से चल रही है, या नेचुरोपैथी आपकी केरल, तमिलनाडु, आसाम, अरुणाचल प्रदेश,
इन सब जगहों पर बहुत अच्छे से चल रही है। वहां पर इनकी काउंसिल भी बनी हुई है, वहां पर इनका रजिस्ट्रेशन भी होता है, वहां पर इसको प्रायोरिटी भी दी जाती है नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट को। लोग अपने यहाँ से नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने के लिए केरल, काठमांडू इन जगहों पर जाते हैं, तो वहां पर नेचुरोपैथी के ही डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं नेचुरोपैथी। तो दोस्तों अब हम अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी की स्ट्रीम में हमें इंटर करने के लिए कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं, किस कोर्स के जरिए हम लोग इंटर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो नेचुरोपैथी में इंटर करने के लिए हमें नीट के एग्जाम की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका 12th बायोलॉजी से ही होना चाहिए। सबसे पहला कोर्स दोस्तों होगा नेचुरोपैथी में, जिसका नाम होगा CNYS। क्या होगा? CNYS, सर्टिफिकेट इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। ये कोर्स छोटी मोटी संस्था कराती है, जो कि 3 महीने से 6 महीने का होता है। सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये सबसे छोटा कोर्स हो गया नेचुरोपैथी का। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे CNYS के ऊपर, क्या हो गया DNYS, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक एंड साइंसेस करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो। आप नेचुरोपैथिक फिजिशियन या BNYS वाले डॉक्टर के असिस्टेंट हो सकते हो, लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो। तो DNYS कोर्स हो गया, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। इसके बाद आपका आता है BNYS, जिसको हम बोलेंगे बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। BNYS का कोर्स अपनी जगह पर लीगल भी है और नहीं भी है लीगल। अपने यहाँ पर BNYS करने के बाद अगर आप नेचुरोपैथी से ही इलाज कर रहे हो तो लीगल है, तो गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेगी। अगर आपने BNYS का कोर्स किया और आप इलाज किसी और स्ट्रीम से कर रहे हो तो गवर्नमेंट फिर ऑब्जेक्शन करती है। तो दोस्तों DNYS के बाद BNYS कोर्स का नाम होगा बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। BNYS के कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? तो BNYS का जो कोर्स होता है, जैसे हमने बताया कि MBBS या BPT या बाकी कोर्स में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, मानव शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है, सेम वैसे ही नेचुरोपैथी में भी मानव शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है। बस इसमें क्या अलग होगा? इलाज करने का तरीका। जो इलाज करने का तरीका होता है इसमें, वो दोस्तों नेचुरोपैथी से होता है, नेचुरल तरीका होता है। इसमें इलाज करने के तरीके में मिट्टी का यूज किया जाता है, धूप का यूज किया जाता है, पानी का यूज किया जाता है, या घरेलू उत्पादों का यूज किया जाता है। इसमें किसी तरह की किसी दवा का यूज नहीं किया जाता है, किसी तरह के किसी इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है। एक तरह से फिजियोथेरेपी का भी इसमें कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, एक्यूप्रेशर का यूज कर लेते हैं, एक्यूपंक्चर का यूज कर लेते हैं। ये सब ऐसी कैटेगरी है जिनमें किसी तरह की कोई दवा नहीं यूज होगी। और BNYS को कोर्स करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हो, खुद को आप नेचुरोपैथिक फिजिशियन की उपाधि दे सकते हो। तो दोस्तों ये बात हो गई आप BNYS या नेचुरोपैथी के बारे में। और हाँ, BNYS का कोर्स करने के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, MD इन नेचुरोपैथी भी कर सकते हो। कौन सा दोस्तों? MD इन नेचुरोपैथी भी कर सकते हो। साथ ही साथ NDA कोर्स होता है नेचुरोपैथिक डॉक्टर का, आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नेचुरोपैथी के कुछ फेक कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे कि BAMS इन नेचुरोपैथी। तो ये कोर्स दोस्तों पूरी तरह से फेक है और इसमें एडमिशन आपको नहीं लेना है, किसी भी हाल में नहीं लेना है। अगर आप नेचुरोपैथी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप या तो DNYS में लोगे और या तो BNYS में लोगे। इसके अलावा नेचुरोपैथी के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लीगल कोर्स है वो बस BNYS और DNYS ही है। और यहाँ तक कि जो हमारा पतंजलि का हॉस्पिटल बना हुआ है बाबा रामदेव जी का, उन्होंने भी अभी पिछले साल ही ये ऐलान किया था कि उनको 5,000 या 10,000 नेचुरोपैथिक डॉक्टर चाहिए नेचुरल इलाज के लिए, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों BNYS की काउंसिल अपने यहाँ बहुत जल्दी बनने वाली है नेचुरोपैथी की। अगर आप BNYS में या नेचुरोपैथी में भी उतरना चाहते हैं या नेचुरोपैथी में भी आकर खुद को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो ये गलत स्ट्रीम नहीं है, आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अभी शायद 2025 या 26 तक ही ऐसा होगा कि विदाउट नीट आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन शायद 2027 से रूल्स आने वाला है कि BNYS में भी एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप BNYS में एडमिशन लेकर अभी भी मौका है खुद को डॉक्टर बनाने का। अब दोस्तों हमने किसकी किसकी बात कर ली? नीट के एग्जाम से पास स्ट्रीम की बात कर ली, साथ ही साथ हमने फिजियोथेरेपी की बात कर ली, और उसके साथ ही साथ हमने नेचुरोपैथी के बारे में भी बात कर ली। तो दोस्तों इन सब के बारे में बात करने के बाद अब हमारे पास क्या था? फिजियोथेरेपी की बात कर ली, डेंटल की बात कर ली,
नीट एग्जाम के बारे में हमने बात कर ली। इन सब की बात करने के बाद अब हमारे पास अगला आता है दोस्तों नर्सिंग। क्या आता है दोस्तों? नर्सिंग। नर्सिंग दोस्तों अपनी जगह पर बहुत बड़ा स्ट्रीम है। नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल लाइन है। हॉस्पिटल के लिए नर्सिंग एक हार्ट होता है, एक तरह से दिल होता है। तो दोस्तों नर्सिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते और मेडिकल लाइन में रहना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में कुछ करना चाहते हैं, तो आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी वर्क कर सकते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट के अगर हम कोर्सेज की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला कोर्स हम इसमें, पहली चीज तो सर्टिफिकेशन के भी कोर्स इसमें बहुत से होते हैं नर्सिंग में। तो नर्सिंग के कोर्स में अगर हम बात करें तो पहली चीज तो CNA कोर्स होता है, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि 3 से 6 महीने का सर्टिफिकेट है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन छोटे मोटे अस्पताल में CNA वालों को ले लेते हैं एज असिस्टेंट ऑफ नर्सिंग स्टाफ। CNA के बाद DNA होता है, जिसको डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट बोलते हैं, जो कि 1 से 2 साल का होता है, और ये भी करने के बाद आप नर्सिंग स्टाफ के असिस्टेंट हो सकते हो। लेकिन आपको लीगल नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए जो कोर्सेज करने हैं हमें उसकी बात करनी है यहाँ। तो सबसे पहला कोर्स होगा आपका दोस्तों ANM। कौन सा होगा? ANM, जिसका फुल फॉर्म होता है एनोजिली नर्सिंग मिडवाइफरी। ओके। इसके बाद आप GNM में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका नाम होगा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो आपने क्या क्या किया? ANM और GNM की बात करें। ANM आपका 2 साल का है, GNM आपका 3 साल का है। ANM और GNM के बाद आप नर्सिंग में ही अगर करियर बनाना चाहते हो तो आप BSc नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। ANM, GNM और BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग जब आपका हो जाता है तो आप उसके बाद PBSc में ले सकते हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो आपने नर्सिंग के किस चीज कोर्स की बात करी? CNA, DNA, ANM, GNM, BSc और पोस्ट BSc नर्सिंग। तो नर्सिंग में आप इन चारों कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और नर्सिंग स्टाफ क्या होते हैं आपको पता ही होगा, जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं। या डॉक्टर का एक तरह से काम होता है पेशेंट को देखना और दवा लिखना, बस। अब मरीज की देखभाल करना, मरीज की केयर करना या मरीज को दवा लगाना, ये सारे कार्य डिपेंड करते हैं नर्सिंग स्टाफ पर, और वो ही करता है ये काम। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो और अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए हो तो एज ए नर्सिंग स्टाफ भी मेडिकल फील्ड में इंटर करना बहुत ही अच्छा होगा। अब दोस्तों हमने नर्सिंग की बात कर ली। अब नर्सिंग की बात करने के बाद और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब हम लोग एक तरह से दोस्तों पैरामेडिक की बात करते हैं। अभी हमने डॉक्टर की बात कर ली, फिर नर्सिंग स्टाफ की बात कर ली, अब हम लोग दोस्तों की बात करेंगे पैरामेडिक की। तो दोस्तों अगर आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, या आपको डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, तो आप कुछ ऐसे भी छोटे छोटे कोर्स हैं जिनके थ्रू आप मेडिकल लाइन में एंटर कर सकते हो, आप मेडिकल लाइन में आ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको मेडिकल लाइन में आने के लिए डॉक्टर ही बनना हो या नर्सिंग स्टाफ ही बनना हो। आप और भी पोस्टेस हैं, और भी पोस्ट बहुत सी होती है जिनके थ्रू आप मेडिकल लाइन में आ सकते हो। और भी बहुत से कोर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बहुत छोटे छोटे कोर्स हैं, 1 1 2 2 साल के होते हैं, जो करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हो। साथ ही साथ जिनको करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फार्मेसी के बारे में। किसके बारे में? फार्मेसी के बारे में। फार्मा लाइन में कौन कौन से कोर्स होते हैं? फार्मा लाइन में दोस्तों सबसे छोटा, सबसे बेसिक कोर्स जो होता है वो होता है डी फार्मा। कौन सा आता है दोस्तों? डी फार्मा। और दोस्तों मेडिकल लाइन में एंटर करने के लिए अभी तक मैंने आपको जितने कोर्स बताया उन सारे कोर्स में आपका फर्स्ट ईयर और 12th में बायोलॉजी लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, अगर आप बायोलॉजी नहीं ले पाए, आपने मैथ ली थी और फिर भी आप मेडिकल लाइन में एंटर करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? तो दोस्तों अगर आपने मैथ ली थी तो सबसे अच्छी खुशखबरी है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने मैथ लिया और मेडिकल लाइन में आप इंटर करना चाहते हो तो आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। फार्मेसी में मैथमेटिक्स वालों को एडमिशन मिल जाता है। शर्त ये होती है, अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़कर फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो तो फार्मेसी में आकर आपको 12th की बायो एक बार थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने 12th में बायो पढ़ी है और आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो तो फार्मेसी में आने के बाद आपको थोड़ी बहुत मैथ पढ़नी पड़ सकती है। मतलब कहने का है कि 12th की मैथ और बायो दोनों इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के हिसाब से।
तो दोस्तों आपने अगर 12th में मैथ ली थी और अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो, तो सबसे पहला जो सबसे छोटा सबसे बेसिक कोर्स होता है फार्मेसी का, वो होता है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। दोस्तों डी फार्मा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये अलग अलग स्ट्रीम में होता है, 3 स्ट्रीम में होता है। कौन कौन सी स्ट्रीम में? पहला डी फार्मा एलोपैथिक, मतलब अंग्रेजी दवाएं। दूसरा डी फार्मा इन होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब होम्योपैथिक दवाएं। तीसरा डी डी फार्मा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदिक दवाएं। डी फार्मा करने के बाद आपके गवर्नमेंट वैकेंसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होम्योपैथिक एडमिशन में, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट होता है, जिसकी एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब की होती है डी फार्मा इन होम्योपैथी। तो अगर आपने डी फार्मा होम्योपैथी से किया है, तो आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। मात्र ये 2 साल का कोर्स होगा, जिसकी फीस 70 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर के लगभग होगी। और ये 2 साल का कोर्स करने के बाद आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपने 2 साल का कोर्स टी फार्मा कर लिया। अब दोस्तों इसको करने के बाद आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप डी फार्मा करने के बाद अपने नाम पर लाइसेंस बनवाकर खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब डी फार्मा से बड़ा फार्मेसी में कौन सा कोर्स होता है? तो डी फार्मा से बड़ा जो फार्मेसी में कोर्स होगा दोस्तों, वो होगा बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी। कौन सा होगा दोस्तों? बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर इन फार्मेसी कोर्स जो होता है आपका, वो दोस्तों 4 साल का आपका होता है। इस 4 साल के कोर्स में आपको सारी चीजें दवाओं से रिलेटेड इलेबोरेट करके पढ़ाई जाती हैं, बड़ी बड़ी करके पढ़ाई जाती हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक से लेकर अपर तक पूरी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ दवाओं के बारे में A to Z नॉलेज आपको दी जाती है। बी फार्मा करने वाला भी फार्मासिस्ट ही होता है। बी फार्मा करने के बाद आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी के चांसेस होते हैं। लेकिन जो बी फार्मा होता है दोस्तों, वो बस एलोपैथी में होता है। और बी फार्मा के अंतर्गत आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर से जरूर पढ़ते हैं। क्योंकि बी फार्मा जो फार्मासिस्ट होता है, उसका काम कहीं ना कहीं दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करना भी होता है। तो वो दवा किसी भी कैटेगरी की हो, वो दवा कैसे बनेगी, वो दवा कैसे बनी थी, या आगे उस दवा का क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ बी फार्मा वाले फार्मासिस्ट को पढ़ना पड़ता है। बी फार्मा करने के बाद मेडिकल फार्मेसी की फील्ड में अगली डिग्री होती है एम फार्मा दोस्तों, जिसको मास्टर्स इन फार्मेसी बोलते हैं। और ये 2 साल का होता है। ये अलग अलग स्ट्रीम में होता है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, या फार्मा केमिस्ट्री, या फार्मास्यूटिक्स, ऐसी अलग अलग स्ट्रीम में होता है। और इसका आप एम फार्मा करने के बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, और आप किसी भी कॉलेज में बी फार्मा और डी फार्मा को पढ़ा सकते हो। एम फार्मा करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो फार्मा में। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हो, तो आप बी फार्मा और एम फार्मा के बाद, या बी फार्मा के बाद आप फार्म डी कर सकते हो, जो कोर्स अभी हाल ही में आया है। कौन सा कर सकते हो? फार्म डी। फार्म डी अगर आप बी फार्मा करने के बाद करते हो, तो इसमें आपको लेटरल एंट्री मिलेगी 3rd ईयर से। और ये फार्म डी आपका 3 साल का होगा। फार्म डी आपका 3 साल का होगा। अगर आप विदाउट बी फार्मा डायरेक्ट फार्म डी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये आपका 5 साल का कोर्स होगा। और ये कोर्स करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। फार्म डी कोर्स जो है, उसका फुल फॉर्म ही है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। फार्म डी का कोर्स करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो सकते हो। बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो, आप नाम के आगे DRX लगा सकते हो, मतलब ड्रग एक्सपर्ट। आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन ड्रग एक्सपर्ट हो आप बी फार्मा करने के बाद। और फार्म डी करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, जिसमें आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो, कि हॉस्पिटल्स में किस पेशेंट को क्या दवा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट की मॉनिटरिंग करना दवाओं के बारे में, किस दवा का एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, किस दवा के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कौन सी दवा देना ठीक है, कौन सी दवा देना नहीं ठीक है। हर दवा की मॉनिटरिंग करना एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वर्क होता है। फार्म डी करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगाकर किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो, मेडिसिन काउंसलिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और नीट, डेंटल, इन सब के बारे में हमने बात कर ली, साथ ही साथ फार्मा के बारे में बात। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इन सारे स्ट्रीम के बाद और भी क्या कुछ स्ट्रीम हो सकते हैं 12th के बाद। हाँ दोस्तों, जरूर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आंखों के बारे में, कि आंखों से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है,
और आप आंखों की फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आंखों से रिलेटेड फील्ड में अगर आप उतरना चाहते हैं तो पहली चीज तो आप DRO कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। कौन सा कोर्स कर सकते हैं दोस्तों? डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप नाम के आगे DRO लगा सकते हो, लेकिन डॉक्टर नहीं लगा सकते। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री जो करते हैं ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ इसमें आंखों से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जैसे कि चश्मा और लेंस, इन सबको बनाना और आई टेस्टिंग करना, पेशेंट की आंखों की देखभाल करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जिसका जो बेसिक कोर्स होता है वो होता है DRO या डी ऑप्ट, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ओके। डी ऑप्ट के बाद इसका बड़ा कोर्स जो होता है वो बी ऑप्ट भी होता है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, जो कि 4 साल का होता है। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन आपको अपने नाम के लास्ट में ऑप्टोमेट्रिस्ट या नेत्र परीक्षक लिखना जरूरी है। तो दोस्तों ये मैंने आंखों के बारे में बात कर ली। कौन कौन सा कोर्स? डी ऑप्ट या बी ऑप्ट, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री या तो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। तो दोस्तों आंखों की बात हो गई। अब इसके बाद डॉक्टर बनने के सारे विकल्प खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल फील्ड में हम आना चाहते हैं, भले ही डॉक्टर ना बने लेकिन सफेद कोट हमें पहनने को मिल रहा है, व्हाइट एप्रन पहनने को मिल रहा है, मेडिकल फील्ड में आने को मिल रहा है। तो और कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं 1 से 2 साल तक जिनको हम करके मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं? तो जिसमें दोस्तों अधिकतर कोर्सेस डिप्लोमा के होंगे जो कि 2-2 साल के होंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो पहली चीज तो आपका लेबोरेटरी के कोर्स हो गए। लेबोरेटरी मतलब जो खून की जांच करते हैं, जो वीर्य की जांच करते हैं, जो पच की जांच करते हैं, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैब टेक्नीशियन। जिसका जो बेसिक कोर्स होता है वो होता है दोस्तों DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। DMLT 2 साल का होता है, ये करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन हो जाते हो। DMLT करने के बाद अगर आप इससे बड़ा कोर्स करना चाहते हो तो इसका बैचलर कोर्स भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करने के बाद भी अगर आप आगे कोर्स करना चाहते हो सेम फील्ड में तो आप MMLT कर सकते हो, जिसको मास्टर्स इन लैब टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब उसके बाद भी अगर कोर्स करना चाहो तो आप एक अनदर कोर्स कर सकते हो जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में, जिसको BMM भी बोलते हैं, बैचलर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जिसमें आप कैंसर सेल्स की स्टडी करना या माइक्रोस्कोपी वाले सारे टेस्ट के बारे में स्टडी करना आता है, BMM का कोर्स। तो ये दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के कोर्सेज की बात होगी। अब दोस्तों अगर हम और कोर्सेज की बात करें तो हमारा जो 1 से 2 साल तक मैंने आपको कोर्स बताए उनमें सबसे पहला कोर्स आएगा आपका डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। वो टेक्नीशियन जो पेशेंट की डायलिसिस करते हैं, पेशेंट की डायलिसिस वाली मशीन को ऑपरेट करते हैं, उनको डायलिसिस टेक्नीशियन बोलते हैं। और ये कोर्स 2 साल का होता है। ये कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस होते हैं और प्राइवेट में भी जॉब मिलने को चांसेस होते हैं डायलिसिस डिपार्टमेंट, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। इसके बाद डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन भी होता है। इस कोर्स को करने के बाद, ये कोर्स 2 साल का होगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सिटी स्कैन की मशीन ऑपरेट करना सिखाया जाएगा, पेशेंट का सिटी स्कैन करना सिखाया जाएगा। और ये कोर्स करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने डिप्लोमा इन सिटी स्कैन की बात करें। अब डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन की बात करें तो वो टेक्नीशियन, वो पर्सन जो MRI मशीन को ऑपरेट करते हैं, पेशेंट की MRI करते हैं या MRI से रिलेटेड सारे कार्य करते हैं, उनको MRI टेक्नीशियन बोलते हैं। और ये कोर्स 2 साल का होता है। ये कोर्स करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन। वो टेक्नीशियन जो इमरजेंसी और ट्रामा की कंडीशन में वर्क करते हैं, मतलब हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भी ड्यूटी कर सकते हैं। जो 108 एम्बुलेंस चलती है गवर्नमेंट, उसमें भी उनको ड्यूटी मिलती है। या गवर्नमेंट के जो छोटे छोटे PHC और ऐसे वहां पर एज ए इमरजेंसी टेक्नीशियन इनको जॉब मिल जाती है। और ये कोर्स 2 साल का होता है। ये कोर्स करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के या प्राइवेट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर का जो कोर्स है वो बहुत अच्छा है अपनी तरफ। इसके बाद दोस्तों
आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपका डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन भी होता है कि ये कोर्स भी 2 साल का होगा। ये कोर्स करने के बाद आप एज ए आईसीयू स्टाफ किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हो, जिसमें आपको 20 से 30 हज़ार रुपए आसानी से मंथली मिल जाते हैं। या तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद। अब डिप्लोमा और कौन सा आ सकता है? डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। वो टेक्नीशियन जो पेशेंट को शून्य करने में सहायता करते हैं ऑपरेशन के दौरान, या एनेस्थीसिया के डॉक्टर के साथ मदद करते हैं, एज अ उनका असिस्टेंट वर्क करते हैं, उनको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बोलते हैं। और डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारे भी कोर्स अपनी जगह पर गलत नहीं है, इनका भी बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद कुछ मास्टर डिप्लोमा वगैरह होते हैं, जैसे कि कपिंग थेरेपी में मास्टर डिप्लोमा, या एक्यूप्रेशर में मास्टर डिप्लोमा, एक्यूपंक्चर में मास्टर डिप्लोमा, पंचकर्म में मास्टर डिप्लोमा, ऐसे भी छोटे मोटे बहुत से कोर्स। अब दोस्तों हमने ये सारे कोर्सेज की बात कर ली जिन कोर्स के थ्रू हम मेडिकल लाइन में एंटर कर सकते हैं। और एक कोर्स हम डाइटिशियन का कोर्स की बात कर सकते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में एज अ डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी इंटर कर सकते हैं, जिसमें आपके नाम के आगे DR नहीं लगता है, DT लगता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइटिशियन। जिसके कोर्स का नाम है DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ एजुकेशन, या BNHE के नाम से भी होते हैं कोर्स, डाइटिशियन के कोर्स। अब हम लोग दोस्तों कुछ फेक कोर्सेज की बात करेंगे कि कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन लोग वो कोर्स पैसे देकर कर रहे हैं, या उन कोर्सों को सही समझ कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोर्स फेक है। अगर आप मेडिकल लाइन में इंटरफेयर करना चाह रहे हैं, तो जिन कोर्सों में आपको एडमिशन नहीं लेना है, हम उसकी बात करें कि अगर आपको कोई एडवाइस करता है कि आप इन कोर्सों में एडमिशन ले लो, तो मैं आपको उन कोर्सों के बारे में बताने जा रहा हूँ अब, जिन कोर्सों का कोई स्कोप नहीं है, जिन कोर्सों की कोई वैल्यू नहीं है, जिन कोर्सों को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। तो पहली चीज तो दोस्तों, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम के किसी भी कोर्स को आपको नहीं करना। कुछ कोर्स कोलकाता के बोर्ड ने चलाए थे, या कुछ कोर्स अल्टरनेटिव मेडिसिन बोर्ड ने चलाए थे, जिन कोर्सों को अपनी गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी, लेकिन फिर भी वो कोर्स चल रहे हैं, लेकिन जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत से कोर्स ऐसे हैं, BAMS इन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, BHMS इन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, या MBBS इन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम। ये सारे कोर्स फेक हैं। जिस भी आपने बहुत से कई जगह पर कुछ डॉक्टर्स लिखे होंगे जो MBBS लिखते हैं, नाम के आगे AM लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये फेक है, इलीगल है। ये कोर्स करने के बाद अगर आप क्लिनिक चलाते हो या खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इन सब कोर्सों में आपको एडमिशन नहीं लेना है। साथ ही साथ एक और कोर्स है दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचलन वर्तमान काल में बहुत ज्यादा चल रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मैं फेक नहीं बोलूंगा, लेकिन इसकी अभी अपने यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। इसका कोई भी बोर्ड अभी अपने यहाँ नहीं बना है, इसकी कोई भी काउंसिल अभी अपने यहाँ नहीं बनी है, इसको भी मान्यता गवर्नमेंट से नहीं मिली। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो कोर्स है, ये अपनी अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन से वर्क करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी इनकी अलग तरह की दवा है जिससे ये इलाज करते हैं। तो ये उनके लिए अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस कोर्स की अभी इतनी वैल्यू नहीं है, इस कोर्स की लीगलिटी नहीं है, इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स को अपने यहाँ का CMO मान्यता नहीं देता। इस कोर्स में किसी तरह का कोई स्कोप नहीं है। तो आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम या इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम के कोर्स में एडमिशन नहीं लेना। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया आपको किन कोर्सों में एडमिशन लेना है, किन कोर्सों में एडमिशन नहीं लेना है। अब बाकी दोस्तों, फिर भी आपका 12th के बाद मेडिकल लाइन में अगर जाने का मूड हो, या आप जाना चाहते हैं, और आपको कोई भी किसी तरह का गाइडेंस अगर चाहिए, तो आप मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या मुझसे मेरी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, हर तरह से आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल हूँ, आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ। जितनी भी जानकारी मेरे पास है, मैं वो सारी आपको देने के लिए अवेलेबल। धन्यवाद।